20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त ना केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। पानी पर जंग की बात तो बहुत सुनी होगी, अब वो जंग देख भी लीजिए। पानी भरने के लिए जो बर्तन लेकर आई थी वही लेकर एक दूसरे पर टूट पड़ी हैं। एक दूसरे पर पूरी ताकत से प्रहार कर रही हैं। कभी इधर को भाग रही हैं तो कभी उधर को भाग रही हैं। बर्तनबाजी में बर्तन हाथ से छूट गया तो दोनों ने एक दूसरे के बालों को पकड़ लिया और लगी पूरी ताकत से एक दूसरे को गिराने में। इस बीच कोई बीच बचाव करने आई तो कोई झगड़े में ही शामिल हो गई। बताया जा रहा है कि पानी के लिए जंग की ये तस्वीरें कोटा के सांगोद इलाके की हैं। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इसकी पुष्टि नहीं करता। वैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बुधवार शाम को कोटा का ये कोर्ट परिसर जंग के मैदान में बदल गया। वकीलों ने मिलकर सुरक्षा गार्ड की पटक पटक कर पिटाई कर दी। वकीलों की इस पिटाई में सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से जख्मी हुआ है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बकाया वेतन की मांग को लेकर सुरक्षा गार्डों ने मिलकर एक ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन वेतन को लेकर कोई फैसला होने की जगह कोर्ट से उन्हें बस तारीख पर तारीख मिल रही थी। इसी की जानकारी लेने के लिए वो अपने वकील के पास पहुंचे, लेकिन वकील ने अपने साथियों के साथ उल्टे सुरक्षा गार्डों के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। अधीक्षक के पास नोटिस आ गया कोर्ट का, उसने अवहेलना कर दी। वहाँ तारीख थी, तारीख ही नहीं गया अधीक्षक है। और वो ठेकेदार गया, ठेकेदार वकील से मिलकर ठेकेदार ने और वकील ने साठ गाठ करके और वो हमने ज़्यादा वो बोले वकील से, तो वकील इकट्ठे करके मारा मेरे को। 2 बजे तक बैठा था, फिर फिर पहले लेके गया, बोला कि ठीक है मैं मतलब नाम से अभी लंच के बाद में चलेंगे मतलब नाम से। वकील मतलब 4 बजे 3 बजे बज गया, घर पे खाना खा के आया। 4 बजे आते हुए मतलब का नाम पहले लेके गया, तो मतलब नाम से वो एडमिशन लिख के ले आया। तो मतलब 5 तारीख है मतलब का नाम से या 5 वो 5 तारीख दे दी। उसमें बोला नहीं आप ना चलो ना, सारे वकील बेड़ा हो गए, इकट्ठे हो गए बात तो चलो ना। बस में तोड़फोड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि ये वीडियो झुंझुनू का है, जहां घरसाना के 2 बदमाशों ने बदले की जंग में वाहनों में तोड़फोड़ की। एक गुट ने चिड़ावा से घरनाना खुर्द के बीच चलने वाली रूट की निजी बस में तोड़फोड़ की, जिससे करीब 15 मिनट तक यात्री दहशत में रहे। यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर और खेतों में छुपकर अपनी जान बचाई। इसका बदला लेने के लिए दूसरे गुट ने बस में तोड़फोड़ कराने वाले आरोपी के घर में घुसकर 3 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और हवा में रिवॉल्वर लहराई। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हीरवा रोड पर वामनवास के पास बुधवार दोपहर कैंपर में सवार होकर कुछ लोगों ने लोहे की पाइपों और लाठियों से एक निजी बस के शीशे तोड़ दिए। ये बस दोपहर करीब 1:30 बजे चिड़ावा से घरनाना के लिए रवाना हुई थी। बस में 40 से अधिक सवारियां थी। जहां तक नजर जा रही है पानी की सतह पर तेल ही तेल नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो ये नदी तेल की नदी हो। तेल वाली ये नदी दरअसल चंबल नदी है और ये तस्वीरें कोटा से आई हैं। कोटा में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने जब चंबल की ये हालत देखी तो उनके होश उड़ गए। चंबल गार्डन के पास नदी में ये तेल कहां से आया इसकी पक्की जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पास के थर्मल पावर प्लांट से ये दूषित तेल नदी में बहकर आया है और पानी से हल्का होने की वजह से इसने पानी की सतह पर अपना साम्राज्य कायम कर लिया है। आज सुबह चंबल गार्डन में मॉर्निंग वॉक पे आए तो चंबल के अंदर काफ़ी लंबे दूर तक काले काले तेल के थक्के नज़र आ रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि पूरी नदी प्रदूषित हो रही है और दूर तक अधिकतर ये चीज़ें किनारों की नज़र आती रहती है, काले थक्के। सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर हम आए तो चंबल में देखा कि इतने लंबे चौड़े प्रदूषित
तेल के थक्के नज़र आ रहे थे, चम्बल के ऊपर थक्के तिर रहे थे तेल के। बहुत ही प्रदूषित चम्बल दिख रही थी और जगह जगह पर इसमें किनारों पे बहुत काला शाह ऐसा तेल जमा हुआ था। ऐसा लगता है कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट की तरफ से ये तेल बह के आया है। और तस्वीरें 3 लेकिन अपराध 1, तरीका 1, सोना की तस्करी। सोना तस्करों ने तस्करी का नया तरीका निकाला, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की पैनी नजर से तस्करी का नया तरीका भी फेल हो गया। अब ये तीनों तस्कर पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपने किए पर तौबा कर रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने ये सोना पकड़ा है। हम दिखाना चाहेंगे, ये उसी सोने की तस्वीर है जिसको कस्टम विभाग ने तस्करों से पकड़ा है। ये जो है एक स्पीकर में जो भर के लाया गया था, ये सोना लगभग 200 ग्राम से ज्यादा इसका वजन है। सर, इस पैसेंजर को हमने उसके पासपोर्ट के आधार पे डिटेक्ट किया। वो बम्बई का रहने वाला था और जयपुर क्यों उतरा, इसी पूछताछ के आधार पे आगे बात चली तो वो सही जवाब नहीं दे पाया, तो हमारे को शक हुआ। फिर हमने उसके सामान की एक्सरे पे अच्छी तरह से जांच की। ये जो 2 सस्पेक्टेड आइटम थे, इनको इलेक्ट्रिक कटर से काट के देखा, उसमें गोल्ड लग रहा था। फिर हमने हमारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूर को बुलाया, उसने इस गोल्ड को पूरी तरह से रिकवर करके और इसका वैल्यूएशन किया। जयपुर में कस्टम विभाग ने 24 घंटे के अंदर सोना तस्करी की 3 बड़ी कोशिशों को नाकाम कर दिया। अब एक एक कर सोना तस्करी के तरीके के बारे में भी जानिए। पहली कार्रवाई में बैटरी में सोना की तस्करी की जा रही थी, 16 लाख का सोना पकड़ा गया। दूसरी कार्रवाई में पोर्टेबल स्पीकर में सोना की तस्करी की जा रही थी, 20 लाख का सोना पकड़ा गया। तीसरी कार्रवाई में रेडियो की बैटरी में सोना की तस्करी की जा रही थी, 16 लाख का सोना पकड़ा गया। 24 घंटे के अंदर कुल 52 लाख का सोना पकड़ा गया। तीनों मामले में सोने को सिलेंडर रूप में भरा गया था। पूरे देश के साथ साथ मरुद्रा में भी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो गया है और इस फेज में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाने लगी है। आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और 45 वर्ष से 59 वर्ष तक के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगवाई जा रही है। दौसा जिला अस्पताल में भी वैक्सीनेशन का ये कार्य किया जा रहा है। पहले 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही थी, साथ ही जो बीमार लोग थे उनको वैक्सीन लगाई जा रही थी। लेकिन आज से यहाँ पर अगला चरण शुरू हुआ है और वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है। हमारे साथ ब्लॉक CMHO संदीप शारदा जी हैं। सर, किस तरह की तैयारी है और क्या? पहले 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाया जा रहा था। 45 से 59 साल के कोमॉर्बिडिटी जो पेशेंट थे उन्हीं को सर्टिफिकेट के थ्रू लगाया जा रहा था। आज दिन 1 अप्रैल से राजस्थान सरकार ने इसको 45 वर्ष से ऊपर के सभी कोमॉर्बिडिटी सर्टिफिकेट को ख़त्म करते हुए हर व्यक्ति को लगाया जाएगा। उसके लिए हमारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आपने वैक्सीन लगवाई है तो कैसा लगा आपको वैक्सीन के बाद में? राजस्थान सरकार की ये योजना बहुत अच्छी है। जो 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले हैं उनके लिए आज जो वैक्सीन चालू किया है दौसा जिले में, वो सराहनीय कार्य किया है। गवर्नमेंट राजस्थान सरकार का कार्य अच्छा है। इससे पहले 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी या फिर जिनको कोई गंभीर बीमारी थी, लेकिन अब ये पाबंदी हटा दी गई है। हर स्वस्थ व्यक्ति जिसकी उम्र 45 साल या उससे ज्यादा है तो वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। अब 8 की जगह 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राज्य में अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सांगवाड़ा एवं कुशलगढ़ के साथ साथ अब चित्तौड़गढ़ और आबू रोड में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही पूरे प्रदेश के बाजार अब रात 9 बजे से बंद हो जाएंगे। पहले बाजार बंद होने का समय 10 बजे और नाइट कर्फ्यू का समय 11 बजे तय किया गया था, लेकिन कोरोना केस बढ़ने के बाद अब सख्ती बढ़ाते हुए समय और कम कर दिया गया है। 8वीं तक के स्कूल बंद करने पर भी फैसला कलेक्टर अपने स्तर पर ले सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कोरोना कोर ग्रुप की बैठक लेकर नई गाइडलाइन को मंजूरी दी।
जिसके मुताबिक 21 मार्च को जारी गाइडलाइन वाली पाबंदियों को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान 5वीं तक कक्षाएं बंद रहेंगी। कोचिंग कॉलेज बंद करने का फैसला सरकार की मंजूरी से कलेक्टर स्तर पर होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, शराब, तंबाकू सेवन पर जुर्माना लगेगा। बिना मास्क वाले व्यक्ति को सामान देने पर जुर्माने के साथ दुकान सीज होगी। बाजारों में नो मास्क नो सर्विस की सख्ती से पालना करनी होगी। साथ ही 14 मार्च तक राज्य से बाहर यात्रा नहीं करने की सलाह भी दी गई है। इससे पहले 21 मार्च को गृह विभाग ने कोरोना गाइडलाइन जारी कर पाबंदियां लगाई थी। बीस मिनट 20 खबरों में आप देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की अहम खबरें। सरकार ने बचत योजनाओं के ब्याज दर में कटौती के ऐलान को वापस ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट कर ये जानकारी दी। वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें पहले जैसी बनी रहेंगी, जो 2020-2021 की अंतिम तिमाही में मौजूद थी, यानी मार्च 2021 वाली दरें ही लागू रहेंगी। इससे पहले बुधवार को सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दर को घटा दिया था। ब्याज दरों में कटौती का ये नोटिफिकेशन नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए जारी किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि अब सभी योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो पिछली मार्च में थी। सरकार ने बुधवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा था कि सामान्य बचत खातों में जमा राशि पर ब्याज दर को 4% से घटाकर 3.5% सालाना कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दर में कटौती की गई थी। 5 वर्ष तक की रिकरिंग डिपॉजिट योजना पर ब्याज दर 5.8% से घटाकर 5.3% कर दी गई थी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजनाओं पर ब्याज दर को 7.4% से घटाकर 6.5% करने का ऐलान किया गया था। इसी प्रकार से राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र पर भी ब्याज दर घटाई गई थी। पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दर को 7.1% से घटाकर 6.4% सालाना कर दिया गया था। 1 साल तक की जमा पर ब्याज दर को 5.5% से घटाकर 4.4% तिमाही कर दिया गया था। फ्रांस से 3 राफेल लड़ाकू विमानों का चौथा जत्था बुधवार शाम भारत पहुंच गया। इन विमानों के आने से भारतीय वायुसेना की हमला करने की क्षमता में और इजाफा होगा। वायुसेना ने बताया कि ये विमान फ्रांस से भारत आने के दौरान रास्ते में कहीं भी नहीं रुके और संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना टैंकरों ने आसमान में ही इन विमानों में ईंधन भरा। इससे पहले फ्रांस में भारतीय दूतावास ने ट्विटर पर बताया था कि फ्रांस से 3 और राफेल लड़ाकू विमानों ने भारत के लिए उड़ान भरी और ये विमान रास्ते में कहीं भी नहीं रुकेंगे। उसने कहा कि इन विमानों से भारत की हवाई ताकत और बढ़ेगी। इसके साथ ही भारतीय बेड़े में राफेल विमानों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। 5 राफेल विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंचा था। इससे करीब 4 साल पहले फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया गया था। इन विमानों को पिछले साल 10 सितंबर को अंबाला में एक कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। 3 राफेल विमानों का दूसरा जत्था 3 नवंबर को भारत पहुंचा था, जबकि 27 जनवरी 2021 को 3 और विमान वायुसेना को मिले थे। भारत को अगले कुछ महीनों में फ्रांस से और राफेल विमान मिल सकते हैं। ट्रेनों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे पूरे देश में अभियान चला रही है। इसके लिए सभी ट्रेनों में मौजूद चार्जिंग पॉइंट को रात में बंद करने के साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और इस मुहिम में रेलवे सुरक्षा बल का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में आरपीएफ के अधिकारी सभी ट्रेनों में जाकर न सिर्फ लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते दिखाई दिए, बल्कि उन्होंने ट्रेनों में मौजूद सभी सुरक्षा उपकरणों की जाँच भी की। कहीं धुआं या इस तरह का कुछ मिलता है तो आप तुरंत 139 पे कॉल करिए। इसके साथ ही यात्रियों को हिदायत दी गई कि वो अपने साथ ऐसा कोई भी सामान ना ले आएं जिससे कि आग लगने की संभावना हो। अवेयर करते हैं इस संबंध में कि आप लोग कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर के ना चले। बताया गया है कि हाल के कुछ दिनों में ट्रेनों में आग लगने की ज्यादातर घटनाएं चार्जिंग पॉइंट की वजह से हुई। इस परेशानी से भी निपटने का रास्ता रेलवे ने ढूंढ निकाला है।
रात के समय में ट्रेनों में जो चार्जिंग पॉइंट होता है उस चार्जिंग पॉइंट को बंद करने का फैसला किया गया है। इस अभियान के तहत रेलवे सुरक्षा बल के जवान आग लगने की घटना होने पर उसे तुरंत बुझाने का अभ्यास करते हुए भी नजर आए। उत्तर प्रदेश के गोंडा से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक अस्पताल के पास पत्नी से मारपीट कर रहे एक आदमी की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। अस्पताल के पास ये मारपीट करीब 1 घंटे तक जारी रही, क्योंकि उस आदमी पर वहां जुटी भीड़ का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्हें रोक पाना मुश्किल हो गया। लोगों ने उसे सड़क पर गिरा कर पीटा। लोगों ने उस पर दे दनादन थप्पड़ बरसाए। इसके बावजूद उसने अपनी पत्नी के बालों को कसकर पकड़ लिया। ऐसे में उस महिला को बचाने के लिए भीड़ को सख्ती दिखानी पड़ी। लोगों ने उस आदमी की लात घूंसों से जमकर पिटाई की। इस घटना के बाद उस महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया कि वो ये सब हरकत करके जबरदस्ती उसे ससुराल ले जाने की कोशिश कर रहा है। हम मईके में रह रहे हैं, 5 साल हो गए हमको रहते, जबरदस्ती हमको लेना जाए। काफी देर तक पिटने के बाद वो आदमी खुद को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर वहां से चला गया। उत्तर दिल्ली नगर निगम के इलाकों की दुकानों में भी परोसे या बेचे जा रहे मीट के हलाल या झटका होने की जानकारी देनी होगी। लोगों की धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए बाकी 2 नगर निगमों की तरह उत्तर दिल्ली नगर निगम ने भी इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दिल्ली के तीनों नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले के बहाने बीजेपी पर तीखा तंज कसा है। उत्तरी दिल्ली के रेस्टोरेंट और दुकानों को अब अनिवार्य रूप से ये दिखाना होगा कि जो मांस वह बेच रहे हैं या परोस रहे हैं वो हलाल है या झटका। दरअसल इस मामले में बीजेपी के नेतृत्व वाले उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने मंगलवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक रेस्टोरेंट और दुकानदारों को ये बताना होगा कि जो मीट वो बेच या परोस रहे हैं वो हलाल है या झटका। इससे पहले साउथ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी इस बारे में आदेश पारित कर चुके हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में AIMIM के सांसद ने लॉकडाउन रद्द होने का जश्न मनाया, जिसमें कोरोना के सारे नियम टूट गए। औरंगाबाद में बुधवार रात से लॉकडाउन लगा था, लेकिन लोगों के भारी विरोध की वजह से प्रशासन ने ये फैसला रद्द कर दिया। और इस फैसले के रद्द होने के बाद AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इस बात का जश्न मनाया। वहीं उनके समर्थकों ने इस फैसले का श्रेय अपने सांसद को देने की कोशिश की और उन्हें अपने कंधों पर उठाकर शहर में जुलूस निकाला। इस दौरान कोरोना के सभी नियमों की धज्जियां उड़ा दी गयी। इस जश्न में शामिल लोगों ने एक दूसरे से तय दूरी बनाने के नियम तो दूर, मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। जबकि महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यही वजह रही कि बीजेपी इसकी शिकायत करने पुलिस के पास पहुँच गयी। खुद मास्क न लगाते हुए सभी 500,000 कार्यकर्ताओं को लेकर बिगर मास्क का जुलूस निकाला। पार्टी के नेताओं ने AIMIM सांसद के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की। साथ ही बीजेपी ने ये चेतावनी भी दी कि अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। गुजरात के सूरत से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में बीजेपी नेता एजाज तेली ने कोरोना नियमों को ताक पर रखकर अपना जन्मदिन मनाया। सूरत में नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन इसके बावजूद उनके जन्मदिन पर शानदार पार्टी का आयोजन किया गया। इस बर्थडे पार्टी में उनके परिवार वाले, कुछ रिश्तेदार और पार्टी के दूसरे नेता भी शामिल हुए। लेकिन बीजेपी नेता के जन्मदिन के जश्न में डूबे सभी लोग कोरोना नियमों को भूल गए। केक काटने के दौरान सभी एक दूसरे के बेहद करीब खड़े दिखे। किसी ने मास्क भी नहीं पहना था। बीजेपी नेता ने सभी को अपने हाथों से केक भी खिलाया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां शारदा नदी में डूब रहे 4 लोगों को आसपास के लोगों ने जान पर खेलकर बचा लिया। बताया गया है कि इन लोगों को तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो नहाने के लिए गहरे पानी में उतर गए। लेकिन जल्द ही वो पानी में डूबने लगे। इनकी चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद लोग एक नाव लेकर वहां पहुंचे और उनको निकालने की कोशिश शुरू कर दी। डूब रहे लोगों ने नदी पर बने पॉन्टून पुल की रस्सी पकड़ रखी थी और किसी तरह खुद को पानी को ऊपर रखे हुए थे।
कुछ ही देर में एक एक कर तीनों लोगों को नाव पर चढ़ा लिया गया। इस दौरान बचाव में जुटे लोग उन्हें सलाह देते हुए भी नजर आए। जब तैरना नहीं जानते तो इतने पानी में नहीं कूदना है। चौथा आदमी बहकर कुछ दूर निकल गया था, हालांकि बाद में उसे भी बचा लिया गया। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और हरफनमौला क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के फार्म का कड़कनाथ मुर्गा रांची के बाजारों में बिक्री के लिए उतार दिया गया है, जिसके बाद उन्हें देखने के लिए भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। धोनी रांची के अपने फार्म हाउस में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के साथ कड़कनाथ मुर्गा भी पाल रहे हैं, जिसे बिक्री के लिए बाजार में पहुंचा दिया गया है। बाजार में आते ही इन मुर्गों को खरीदने के लिए लोग जुटने लगे। सामान्य मुर्गे जहां 200 रुपए किलो तक मिल जाते हैं, तो वहीं काले रंग के इस कड़कनाथ मुर्गे की कीमत 1000 रुपए प्रति किलो रखी गई है। दुकानदार ने बताया कि महंगा होने के बावजूद लोग इन मुर्गों को खरीद रहे हैं। बाजार में रिस्पांस काफी अच्छा है, ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दिए हैं। यही नहीं, इस मुर्गे के अंडे भी बिक्री के लिए रखे गए। अंडों की कीमत भी साधारण अंडों से कई गुना ज्यादा है। साधारण अंडे जहां 6 से 7 रुपए के मिल जाते हैं, तो वहीं कड़कनाथ का एक अंडा 35 रुपए का बिक रहा है। वहां कई लोग तो ऐसे भी थे जो सिर्फ धोनी के फार्म का मुर्गा देखने ही दुकान पर पहुंचे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश के झाबुआ का ये मुर्गा दूसरे मुर्गों से काफी अलग है। यही नहीं, धोनी का नाम जुड़ने के बाद से ये सुर्खियों में आ गया है। जानकारी के मुताबिक कई तरह के गुणों से भरपूर कड़कनाथ सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। इसमें आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से इसका रंग भी काला होता है। यही नहीं, इसमें दूसरे मुर्गों की तुलना में प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जबकि फैट काफी कम होता है। इस वजह से डायबिटीज या दिल के मरीज भी इसे खा सकते हैं। और बीजेपी सांसद किरण खेर को ब्लड कैंसर की पुष्टि हुई। बेटे सिकंदर खैर ने पोस्ट कर पुष्टि की है। सोशल मीडिया के जरिए ये पुष्टि की गई। पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा, किरण को मल्टीपल माइलोमा हुआ है, जो एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। उनका इलाज चल रहा है, आपकी दुआओं की जरूरत है। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। फ्रांस में सैकड़ों किसानों ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ ऐसा विरोध प्रदर्शन किया कि वहां की सड़कें चलने लायक ही नहीं बची। किसानों ने बीच सड़क पर भूसे, मिट्टी और खाद का अंबार लगा दिया। किसानों का ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि कोर्ट ने गर्मियों में फसलों की सिंचाई के लिए पानी के इस्तेमाल की सीमा तय कर दी है। इस फैसले से आग बबूला किसानों ने बोर्ड मैंसो में एक सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया और खेती में काम आने वाली मशीनों को ही अपना हथियार बना लिया। जिस थ्रेशर से फसल से दाना अलग किया जाता है, उससे इतनी मिट्टी बरसाई कि हर तरफ गंदगी ही गंदगी हो गई। जिस मशीन से खेत में खाद फैलाई जाती है, उससे पूरी सड़क पर खाद बिखेर दी गई। लेकिन इसके बाद भी किसानों का बवाल नहीं थमा। फिर उन्होंने सड़क पर जमकर पानी भी बहाया। किसानों ने आरोप लगाया कि अगर खेती के लिए जरूरत के हिसाब से पानी ही नहीं मिलेगा, तो फसल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिल पाएगी। पिछले हफ्ते ही फ्रांस के क्लेम हो फ्यूं शहर में भी किसानों ने खाद पर टैक्स लगाने और कुछ दूसरी समस्याओं के खिलाफ जमकर उत्पात मचाया था। किसानों ने इमारतों के बाहर ट्रैक्टर भर भर कर गोबर से बनी खाद, मिट्टी और कूड़ा का ढेर गिरा दिया था। उनके गेट पर मरे हुए चूहे बांध दिए गए थे। शहर में इतनी गंदगी फैलाई गई थी कि चमचमाती सड़कों का हुलिया ही बदल गया था। कुछ जगह तो भयानक आगजनी भी की गई थी। बताया गया है कि किसानों की नाराजगी इस बात से भी है कि उनकी कम कमाई से उनकी लागत कैसे निकल पाए। इंसान के चांद और मंगल ग्रह पर सैर करने के सपने को एक बार फिर झटका लगा है। अमेरिका के टेक्सास में निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स का प्रोटोटाइप रॉकेट टेस्ट फ्लाइट के दौरान ब्लास्ट हो गया। इस रॉकेट ने उड़ान तो आराम से भर ली, लेकिन धरती की तरफ वापस आते वक्त उसमें धमाका हो गया, जिसका पता सिर्फ आवाज से चला। धमाके का वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। हुआ ये कि लैंडिंग के वक्त कुछ तकनीकी खराबी आई और रॉकेट में लगे कैमरे अचानक फ्रीज हो गए। टाइमर जहां था वहीं रुक गया। रॉकेट के साथ क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चल पाया। अमेरिका के इंडियाना में एक बास्केटबॉल मैच के दौरान सबकी सांसें अटक गईं। रोमांचकारी मैच पर भी कुछ देर के लिए ब्रेक लग गया। हुआ ये कि बीच मैच में रेफरी को चक्कर आए और वो संतुलन खोकर फ्लोर पर गिर गया। हालांकि इससे चंद मिनट पहले तक सब कुछ ठीक जा रहा था। मैच का पहला हाफ चल रहा था।
खेल की गर्मी में रोमांच बढ़ता जा रहा था। खुद रेफरी बर्ट स्मिथ खिलाड़ियों के एक एक कदम पर नजरें गड़ाए इधर से उधर भाग रहे थे, लेकिन तब रोबोट बनाने वाली अमेरिका की कंपनी बोस्टन डायनामिक्स ने गोदामों में काम करने वाला एक रोबोट दुनिया के सामने पेश किया। दावा है कि ये रोबोट बड़े बड़े गोदामों में ऑटोमेशन की प्रक्रिया को एक नया आयाम देगा। इससे पहले ये कंपनी कोरोना काल में बेहद फायदेमंद साबित हुए कुत्ते जैसे दिखने वाले स्पॉट रोबोट को बनाकर काफी सुर्खियां बटोर चुकी है और इस बार कंपनी ने गोदामों में काम करने वाले रोबोट्स पर हाथ आजमाया है। गोदाम से ट्रकों में सामान लादना या उतारना हो या गोदाम में ही इधर से उधर रखना हो, दावा है कि ये सब स्ट्रेच नाम के इस रोबोट के लिए बाएं हाथ का खेल है। तस्वीरों में रोबोट बड़े आराम से भारी भरकम कार्टनों को उठाकर उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखता हुआ भी नजर आया। रोबोट में लगे ग्रिपर की पकड़ इतनी शानदार थी कि उससे कोई भी सामान छूटा नहीं। कंपनी का दावा है कि उसके रोबोट को बिना कोई फालतू का खर्चा किए गोदाम में बिना कोई खास बंदोबस्त किए सीधे काम पर लगाया जा सकता है, क्योंकि इसे कहीं फिक्स करने की जरूरत नहीं। पहिए लगे होने की वजह से ये आराम से कहीं भी घूम फिर सकता है और अपने कंप्यूटर विजन सिस्टम की बदौलत गोदाम में रखी चीजों को भी साफ साफ देख सकता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।